व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज नए CSS के पोजीशन होल्डर से खिताब कर रहे थे, तो वो फरमा रहे थे कि आइडियलिज़म इज़ एवरीथिंग एंड रियलिज़म जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि बेसिकली दुनिया में आइडियलिस्ट होना बड़ी अच्छी बात है और आइडियलिज़म की बेस पे आप बड़े बड़े ख्वाब तामीर करते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंसान को आइडियलिस्ट होना चाहिए, आइडियलिस्ट ही रहना चाहिए और रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद वो कुछ होता है जो बड़ी बड़ी हुकूमतें जो हैं जब पावर में आती हैं तो अपनी पुअर परफॉर्मेंस देकर आवाम को रोल देती हैं। रियलिज़म के बगैर दुनिया का कोई आइडियलिज़म जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया की कोई प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। बड़ा आसान था इस्लाम का फैलाव फरिश्तों के ज़रिए कर दिया जाता और ये ख्वाब देखा जाता। आज़म सल्लम को इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं थी इंसानी लिहाज से, जितनी प्रैग्मेटिक स्ट्रगल उन्होंने की है उसके बाद तो ये सोचना भी एक अजीब सी बात है कि आप सिर्फ आइडियलिस्ट रहकर जो है वो ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। ख्वाब के ज़रिए आप ख्वाब ताबीर कर सकते हैं ख्याल के ज़रिए, लेकिन उस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं। रियलिज़म की बहुत सी डायमेंशंस हैं क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमने जब पढ़ा, लेकिन उसमें अब जाने का इस वक्त टाइम नहीं है, ना प्रोग्राम का कैनवस इस तरह का होता है कि इतनी पढ़ी लिखी बात की जाए इवन आवाम के साथ। लेकिन इसके ऊपर तो बाकायदा डिबेट हो सकती है जो प्राइम मिनिस्टर ने आज स्पीच की है कि किस लिहाज से उन्होंने कह दिया कि सिर्फ आइडियलिज़म ही आपको आगे तक ले जाता है। लेकिन इस वक्त जो रियलिस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है वो ये है कि हुकूमत जो है उसने 11 नवंबर को एक मुश्तरका इजलास बुला लिया और जिस तरह पहले उन्होंने अपने तमाम कवानीन को पास करवाया, चांसेस यही हैं कि EVM के ऊपर और नैब का ये जो कंट्रोवर्शियल मुबैना तौर पर कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस आया है और उसकी तरमीम के साथ आया है, इसको भी पास करा लिया जाएगा। इसके ऊपर अपोजिशन जो है उन्होंने अब की दफ़ा मिल के ये कहा है कि बड़ा टफ टाइम देंगे। वैसे अगर मैं अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता नहीं है कि अपोजिशन जो है वो मिल के भी इमरान खान साहब को या गवर्नमेंट को इस बिल के ऊपर या इस मुश्तरका बिल रोक सकती है, क्योंकि जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स इसके लिए होनी चाहिए गवर्नमेंट को डिफीट देने के लिए वो इस वक्त अपोजिशन के पास मौजूद नहीं है। एक वक्फे के बाद लेकिन बल्कि वक्फे से पहले, बल्कि वक्फा छोड़ें जी, आपसे बात ही करते हैं। पहले तो प्राइम मिनिस्टर की बात सुनवा देते हैं जिन्होंने कहा अखलाकियात गिरने की वजह से करप्शन आम हो जाती है। तो ये सवाल ये भी उठता है प्राइम मिनिस्टर से कि मैं वैसे बिलीव करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ज़ाती तौर पे करप्ट नहीं है, लेकिन मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट नहीं है या उनकी गवर्नमेंट में करप्ट लोग नहीं थे। और उसमें जहांगीर तरीन साहब जो है एक अरसे तक उनके साथ रहे हैं, जो मुबैना तौर पर एक शुगर माफिया को लीड करते रहे अकॉर्डिंग टू द ओन रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट जो कमीशन बिठाया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने अखलाकियात गिरने की वजह करप्शन आम बताई और फिर उन्होंने कहा NRO। तो इस प्राइम मिनिस्टर के साथ जिनके साथ करप्शन भी नहीं है, तो समझ नहीं आया कि किस तरह करप्शन बढ़ी है इंटरनेशनल इंडेक्स के अंदर, किस तरह महंगाई बढ़ी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का तो ये भी मानना था कि महंगाई जब होती है तो उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है, हुक्मरान करप्ट होता है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अली नवाज अवान साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब आज के इस प्रोग्राम में सब मौजूद हैं। ज़रा प्राइम मिनिस्टर की पहले गुफ्तगू सुन लेते हैं क्योंकि उसमें उन्होंने अखलाकियात पे बहुत बात की है, उसके बाद इखलाकी गुफ्तगू आगाज़ करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। जिस तरह एक फोड़ा निकलता है कैंसर की वजह से, उसी तरह करप्शन निकलती है जब एक कौम की अखलाकियात खत्म हो जाती है। बड़ा इंसान वो होता है जिसकी ख्वाब बड़ी होती है, जो आइडियलिस्ट होता है। कभी रियलिस्ट बड़ा इंसान नहीं बना, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। और ये एक्चुअली आपको ईमान देता है। सारे गरीब मुल्कों के अंदर एक चीज कॉमन होगी, करप्शन। और करप्शन इसलिए कॉमन होगी कि उनके जो मॉरल वैल्यूज गिर जाते हैं। एक माशरा जिसके अंदर इखलाकियत नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता, वो फिर NRO देता है, फिर वो डील्स करता है चोरों से। ताकतवर को कानून के ऊपर रख रहे हैं, इसका मतलब हम इंसाफ नहीं कर सकते। जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती वो तबाह हो जाती है। हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोरालिटी नीचे गई और मोरालिटी के साथ हमारी इकोनॉमी नीचे गई। जब एलीट की मोरालिटी जाती है सारे मुल्क की मोरालिटी चली जाती है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इशारा तो ऑब्वियसली आपकी तरफ ही है कि अखलाकियात का जनाजा आप लोगों ने इस तरह निकाला कि आप लोगों ने अवाम में ये चीज़ राइज कर दी कि ठीक है करप्ट है लेकिन कुछ कर तो रहे हैं ना, कुछ खा भी रहे हैं लेकिन लगा भी रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस मुल्क की अखलाकियात का जनाजा तो आपने निकाला और उसकी वजह से जो मुझे समझ आया है प्राइम मिनिस्टर को आज बहुत मुश्किलात हो रही हैं इस मुल्क की गवर्नेंस को संभालने में या लोगों को कन्विंस करने में कि किस तरह मामला को ठीक किया जाए। 70 साल में आपने अखलाकियात का जनाजा निकाला, ब्यूरोक्रेसी आपने तबाह की, जजेस को आपने तबाह किया, इदारों को आपने तबाह किया, इस वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। एक तो इस सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा, उसके बाद आपसे मैंने पूछना ज़रूर है कि लगता तो कुछ नहीं कि आप बड़ा एक मुश्तरका लाहे अमल बना रहे हैं ऑपोजिशन मिलकर कि जी हम वो 11 नवंबर के इजलास में पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है ये भी उसी तरह की हवाई है जो आपने PDM के इससे पहले लॉन्ग मार्च और
इस्तीफ़ों वगैरह की और धरनों की थी। मियाँ साहब। कामरान, पहले तो बात यह है कि बदकिस्मती है कि जो लोग आज ये बात कर रहे हैं, आज करप्शन का हाल देख लें, पहले से बढ़ी है या कम हुई है। आज आप देख लें कर्ज़े बढ़े हैं या कम हुए हैं। आज आप देख लें पाकिस्तान की अखलाकियात का जनाजा निकालने वाले कौन हैं जो ये बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू आज हुई है या पहले थी। आप देख लें कि महंगाई आज बढ़ी है या पहले थी। आप देख लें कि पाकिस्तान की मईशत का आज बुरा हाल है या पहले था। आप ये देख लें आज कि 2 वक्त की रोटी को लोग आज तरस रहे हैं या इससे पहले। तो सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बदकिस्मती है कि जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया वो हमें भाषण दे रहे हैं कि जब मुआशरा करप्ट होता है तो पाकिस्तान की या दीगर रियासतों की अखलाकियात तबाह होती हैं। आप देखें कि करप्शन बढ़ती है तो उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बड़ी किस दौर में है ये भी आप देख लें। अब आ जाए जो बात आप कह रहे हैं कि बदकिस्मती से, मैं दूसरी बात से पहले एक जुमला और कह लूँ। ये 70 सालों से 74 सालों से कामरान शाहिद जब भी किसी पॉपुलर लीडर को, अवामी नुमाइंदे को, पॉपुलर जमात को लोगों की नज़रों में गिराने की कोशिश करना होती है तो उस पर 2 इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये करप्ट हैं, ये गद्दार हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये मुल्क दुश्मन से मिले हुए हैं। आपने रिसेंटली देखा कि एक जमात ने एहतजाज किया और वुज़रा ने उस पर क्या इल्ज़ामात लगाए कि ये इंडियन नवाज़ हैं, ये भारत नवाज़ हैं, ये फाइनेंसिंग इनकी वहाँ से होती है, मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए हैं। और 4 दिन बाद इनको ख्वाब आया कि वो ख्वाब पहला जो था वो गलत था, आज का ठीक है। तो सो पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हलके हैं वो अपनी ज़रूरत के तहत इस तरह का बयानिया जो है मुख्तलिफ औकात में देते आए हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि 11 नवंबर को क्या अपोजिशन करने जा रही है, तो कामरान शायद मैं कामरान आपको ये अर्ज करूं, मैं ऑन ओथ ये बात कह रहा हूं कि आज मैं बाजार में गया तो 2 लड़कों ने खड़े करके मुझे ये कहा कि ऐना तो किदो जान छुड़ा रहे जे। मतलब 2 लड़के लोग अब नहीं पूछते हमारी, मतलब 2 लड़कों से तो इंकलाब नहीं आएगा भैया साहब। 2 हल्कों से तो अली नवाज ईमान साहब की सीट को फर्क नहीं पड़ना। जी जी यार बात जी आपसे बात कर रहा हूं सर जी, खुदा के लिए जरा सुन लें। नहीं मेरी अर्ज सुन लें। मैं ये आप ये सुने, मैं ये बात 2 बंदों की कोट इसलिए कर रहा हूं कि कामरान शाहिद साहब हमसे किसी को इश्क नहीं है। मैं ये समझता हूं कि शायद उनको कोई हमारे आप ऊपर भी इतराजात हों, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो, वो आपका पॉइंट समझ आ गया। मेरा सवाल ये कि 11 नवंबर को आप क्या करेंगे सर? हालात हैं, मैं समझ गया। 11 नवंबर को क्या करेंगे, किसा रोकेंगे बिल जो आ रहा है? जो कामरान, जो लोग कह रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो लाने वाले हैं वो भी समझ रहे हैं। अच्छा, और जो सपोर्ट में थे वो भी जान गए। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया कि 11 नवंबर। यार भाई बात ये कि वो तो जो समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? 11 नवंबर को इजलास में क्या करेंगे आप? क्या स्ट्रेटजी आपकी? किससे रोकेंगे ये बिल जो नैब का आ रहा है और जो ईबीएम का आ रहा है? जो कामरान जी सर, कोई कुसोन्मुखी थोड़ी होनी है। वहां आपने नंबर गेम से ही उस बिल को पास करना है और वो तो आपके पास नहीं है, बिल को पास नहीं होने देना। अब आ जाएं, जो आप बात पूछना चाह रहे थे वो बात यही है कि जब ताकतवर सपोर्ट हट जाए या ऐसे इशारे मिल जाएं कि आने वाले इंतखाबात में हलकों में नहीं जा सकेंगे, तो फिर जो लोग हैं वो अपनी वफादारियां तब्दील करने का, उससे प्राइम टाइम उनके लिए कोई और होता नहीं है। जो 11 नवंबर को आप देखना चाह रहे हैं, पूरी कौम देखना चाह रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत जो है अपनी वफादारियां चेंज करेंगे, इस आपके लिए वोट करेंगे? यकीनन करेंगे, यकीनन। आज भी वोटिंग हुई है, आज भी वोटिंग हुई है। ठीक है, उसमें भी आपने मेजॉरिटी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। पर अपोजिशन की सर मुझे बिल्कुल आपकी बर्तरी जी, आपने 107 थे, उनके 100 थे, रोकना चाह रहे थे बिल, वो आ गया आपका पॉइंट। अली नवाज ईमान साहब, वैसे तो आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है वो ये कि ये उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि 11 तारीख को जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ताकतवर हल्के जो है वो पीछे हट जाएंगे
वफादारियां आपकी चेंज हो जाएंगी। इससे पहले भी वैसे हो चुका है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिस तरह मुंतखब हुए हैं, ये खतरा आपको मौजूद है 11 नवंबर को? नहीं कामरान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बाद में देखा भी, और जब चेयरमैन सेनेट की बात आई थी और उस वक्त यही चमगोइयाँ की जा रही थी, जब चेयरमैन सेनेट को अदम एतमाद लाया गया था उस वक्त भी चमगोइयाँ आ रही थी। इससे पहला जो हमारा जॉइंट सेशन था जिसके अंदर मैं लेजिस्लेशन की थी, उस वक्त भी चमगोइयाँ आई थी। चलें, उनका अच्छा, वो सोच रहे हैं अपना जमात का, अच्छी बात कर रहे हैं, वो समझते हैं जो उनकी बेहतर है उनकी जमात के लिए। बट इसमें से अगर वो इस तरह थोड़ा डिस्कस कर लेते, अगर जो सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन का बिल आया तो उसमें शायद इनको साथ देना चाहिए था। जो हमारे अच्छा, इन्होंने साथ नहीं दिया, जो औरतों के ये तो ऊपर मैं नोट कर रहा हूँ। जी जी, वॉकआउट करके हुए थे सर, वॉकआउट ऑफ कोरम की निशानदही की थी उन्होंने 2 दफ़ा। अच्छा, कोरम की निशानदही की थी 2 दफ़ा, अगर आप उठा के फिर देखिए अनइंटरप्टेड रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वो आपकी बात में नहीं बोले अली रिवाज अवान साहब, ठीक बात है जी, बोले अली साहब बोले। अच्छा, तो उसके बाद हमने कहा कि औरतों के ऊपर जो तशद्दुद होता है, जो ऑफिसेज में होता है, उसके ऊपर भी इन्होंने अपोज किया। और नून लीग तो थी नहीं, पीपल्स पार्टी थी वहाँ, और वो हमने बिल पास कराया। अब भी हम बहुत सारी लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं। इस्लामाबाद का पहला फूड सेफ्टी एक्ट लेके आ रहे हैं, रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट लेके आ रहे हैं, औरतों के जायदाद के अंदर हकूक लेके आ रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि ये गलत है तो बिल्कुल अपोज करें उस चीज़ को, और लोगों को आके बताएं कि हमने इसको अपोज। अली भाई 11 तारीख का बताए ना, कोई चांस है आपको कि ये वफादारियां चेंज हो जाएंगी? नहीं सर, मैं अभी तो आता हूँ 11 तारीख को, मैंने बता दिया सर, कोई चांस नहीं है इनका, नथिंग लाइक दिस। पर आपने आइडियलिज्म से बात शुरू की थी और रियलिज्म पे बात की थी, उसमें यहाँ पर आपने बड़ा अंडररेट किया पाकिस्तानी अवाम को, और आपने कहा कि उनसे ये बात, पढ़ी लिखी बात करना, शेयर करना अच्छी बात नहीं। पाकिस्तान की अवाम समझती है, और इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान को इवॉल्व किया। और आज तीसरी पार्टी जो पूरे इस रीजन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म हुआ है, और थर्ड पार्टी को चांस दिया। और अच्छी बात भी समझते हैं, आइडियलिज्म को भी समझते हैं, और जो बंदा ठीक है उसका साथ भी देते हैं। फिर आइडियलिज्म, अगर आइडियलिज्म ना होना तो दुनिया, तो इमरान खान साहब आइडियलिस्ट तो नहीं थे, वो तो रियलिस्टिक थे, वो तो इसमें ऐसी कोई दोहराई नहीं है। वो जो पॉलिटिक्स उन्होंने की है, मेरी बात तो सुन लें आप मेरी बात तो सुन लें। आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने 2 पार्टियों का स्टेटस को तोड़ा, बहुत बड़ी बात की उन्होंने, इसमें कौन डिनाई कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने तो खुद रियलिस्ट पॉलिटिक्स की है। जिन लोगों को वो लेकर आए हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपने अपना ले जाइएगा, जिन लोगों को वो लेके आए हैं, ख्वाह इस पार्टी से, उस पार्टी से, जीडीएस उधर से, तो ये रियलिस्ट पॉलिटिक्स ही है। वो तो खुद उन्होंने, ये तो मैं कहने भूल गया, अच्छा आपने याद करा दिया। अब फरमाइए जी। अब आप खत्म हो गए? जी सर, मेरा खत्म हो गया पॉइंट। जी मेहरबानी आपकी। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, तो जो आपकी सोच हमेशा, और आपका जो विजन होता है वो हमेशा आइडियलिस्टिक होता है, और आप उसको अचीव करने के लिए रियलिज्म में रहते हैं और उसके ऊपर मेहनत करते हैं। अगर ली क्यून जब सिंगापुर में पानी नहीं पीने का होता था और मलेशिया से इंपोर्ट होता था, आज सिंगापुर फाइनेंशियल हब है। मैंने भी यही कहा था वैसे, सही। अगर हम ये देख लें, महातिर मोहम्मद कहाँ था, मलेशिया कहाँ था, पूरा चाइना उसके अंदर फैला हुआ था, चाइना के लोग, और पूरा माफिया की तरह उधर काम होता था। आज अगर मलेशिया ऊपर गया तो आइडियलिज्म के तौर पे ऊपर गया। नेल्सन मंडेला 28 साल जेल उसने आइडियलिज्म के ऊपर गुजारी है, रियलिज्म के ऊपर नहीं गुजारी कि मैं चेंज करूंगा, मैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन लेके आऊंगा। 28 साल पहले उसने सोचा था और आके उसने इंप्लीमेंट किया। उसके बाद तारिक बिन ज़ियाद ने जब अपनी कश्तियां जला दी थी, उसने आइडियलिज्म पे जलाई थी, उसने रियलिज्म के ऊपर नहीं चलाई थी। रियलिज्म के ऊपर रहते हुए आप हमेशा मेहनत करते हैं। सर ये मैं कह रहा हूँ, ये इसमें किसी और दिन पूरी प्रोग्राम रख लेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है, ये कुछ छोटी डिबेट नहीं है। जितना मैं बोला उसे डबल आप बोल गए आइडियलिज्म रियलिज्म पे। हाँ जी, व्हाई यू स्टार्टेड इट? नहीं आप बोल लिए ना उसके ऊपर यार, अब कितना बोल रहे हैं उसके ऊपर, आप बोल लिए, अब मैंने सुन लिया, आपने बता दिया। कामरान भाई, नहीं भाई, लेकिन उसका एंड तो है ना कोई यार, अली भाई कोई इसका एंड नहीं है। आपने इंट्रो पूरा प्रोग्राम तो नहीं कर रहा उसके ऊपर, और जब मैं उसकी आपको बात कर रहा हूं कि मैं इन पॉइंट, तो आप उसमें 3 गुना टाइम सर्व कर चुके मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं कि आपका पॉइंट आ गया, आपने बता दिया, 5 मिसालें दे दी आपने। आप फिर दो पैनलिस्ट, आप फिर सवाल कम रखा करें, इंट्रो कम रखा करें। अच्छा, सेकंड मैंने तो बोला ही कुछ नहीं, और उन्होंने कहा कि अच्छा सर, कामरान भाई, जावेद भाई ने सर बोले, और उन्होंने कहा कि मुक्तदर हल्के ऐसे होते हैं पाकिस्तान में जो करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, जो इन लोगों के ऊपर इस चीज के इल्जाम लगा के हुकूमतें फारिग करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये असल पॉइंट है ना, होता रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता रहा है, और बिल्कुल ये होता रहा। भुट्टो साहब के साथ हुआ है, अवामी लीडर थे, बाकी लीडर्स के साथ ये हुआ है। तो क्या हमारी सियासी जमातें ये काम करती नहीं रही हैं? क्या नून लीग ये नहीं कहती रही कि पीएमएल नहीं, नून लीग जो है क्या गद्दार थी या इंडिया से फंड गई थी? सवाल है मेरा आपसे सर, आपसे पूछ रहा हूँ ना, सवाल तो करने देना यार। नॉट एट ऑल। तो फिर मैं सुन, जी बताएं, आपसी बात हो रही भाई, कहीं नहीं जा रहा जी, फरमाएं।
जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसामा बिन लादेन से लेके पैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट टॉपल की थी। क्या मेहरान बैंक की जो फाइंडिंग्स आई थी कि आईएसआई के थ्रू नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए थे, क्या जावेद हाशमी साहब ने पैसे लिए थे, क्या उसका कोई डिनायल आया? हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, दूसरों पे सही बात है, ये बात सही है। हम अपने आप को कितना एलिवेट कर रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि आप लॉबीज की, आप इंडियन लॉबी की बात, क्या नून लीग ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाई थी यहूदी लॉबी की? किसने चलाई थी कि उनको यहूदी लॉबी सपोर्ट करती है? क्या हम अपने गिरबान में झांकते हैं? ये बात सही है। आसान काम होता है क्या हमारी? जी, क्या हमारी ये पॉलिटिक्स नहीं रही है? अगर आप अच्छी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आपको अकल आ गई जो हर दफा आपको ऑपोजिशन में आ जाती है, तो क्या आप आके साबित करें, जॉइंट सेशन में आए, जॉइंट सेशन में जो बिल अवाम की नौयत के हैं, जो अवाम जिनसे बेहतरी उनकी जिंदगी में आएगी, उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है। आप जाके अगर आप लेकिन अब मेरा एक सवाल है, करना चाहते अब मेरा अली भाई आपसे एक सवाल है, अब एक बात बताइए कि चल इनको एक लम्हे के लिए साइड पे निकाल दें। सवाल ये है, जिस जमात को अभी आप 8-10 दिन पहले कह रहे थे कि वो इंडिया के साथ मिली हुई है, वो रॉ से उसकी फंडिंग आ रही है, उसके साथ अब आपने जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, इसको क्या कहा जाए? आपने सरेंडर किया या पहले आप गलत बयानी कर रहे थे? इसको भी क्लियर कर दें जरा। सर भी देखें, ये मैं फिर एक बात करने की कोशिश करता हूं। कामरान भाई, आप मतलब देख रहे हैं उसको एक बहुत छोटे पैराए में, मैं उसे बहुत बड़े पैराए में देखता हूं। पाकिस्तान के साथ, जैसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान, मैं अपनी राय दे रहा हूं कामरान भाई, आपका पाकिस्तान में किसी भी जमात को कालेदम नहीं करार देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? देखें, आप जिसे बड़े फ्रेमवर्क के अंदर ले आते हैं, नैप उसको बड़े पैराए के अंदर लेके आते हैं, तो वो एक्सपोज होता है। आप जैसे जिद्दत सहाफी जब उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब लेंगे और उनका जो मौक़िफ़ है वो जब एक्सपोज, अच्छा आप एक मेरी बात तो सुने मेरे भाई, एक मेरी बात तो सुने यार, डायलॉग आपके अली भाई सुने। अच्छा जी बताएं सर, बोलने पूरा कर लें, दूसरा बता दें। अच्छा, उसके बाद दूसरी दफा आप ये देखें, पाकिस्तान में क्या ये नहीं हुआ जब आप पीपल्स पार्टी के साथ किया तो अल जुल्फकार बनी, उसके बाद आपने नैब को बैन किया तो क्या एएनपी बनी? हम यही चाहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, इससे पहले मैं आगे जाऊं, अगला सवाल आपसे ही है सर, ज्यादा सवाल होंगे, आप ज्यादा मौका मिल रहा है जवाब करती हैं, बिल्कुल ठीक है, कोताही भी होती है। हुकूमतों को इन द एंड एक ऐसा फैसला करना चाहिए जिसे हर चीज, देखें आज हम लोग तरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात, अली भाई ठहर जाइए, बात तो सुन ले यार, तरीके नफाज़े शरीयत, एक मिनट तो रुके मोहम्मदी से, जी एक मिनट, मेरा सवाल तो ले लें इसमें। आपकी तो हर बात से इल्म के सूते फूटते सवाल भी तो निकलता है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये बड़ी छोटी अप्रोच है, तो ये आपकी गवर्नमेंट की छोटी अप्रोच थी कि आपने उनको कालादम करार दिया। पहले आप कह रहे हैं जी कालादम करार नहीं देना चाहिए, नहीं की थी सर, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि छोटी अप्रोच है, छोटा जाविया देखने का, तो जब आप ही ने कालादम करार दिया, मैंने या जनरल साहब ने या मियां जावेद लतीफ ने नहीं किया, तो ये गलती थी आपकी ना। चलो छोटी अप्रोच नहीं मैं कहता, लफ्ज यूज करता हूं, अच्छा अब इसको इस तरह ले लें जरा, इसको इस तरह ले लें कामरान भाई। 1991 में तरीके नफाज़े शरीयत मोहम्मदी बनती है, सूफी मोहम्मद साहब उसे बनाते हैं, मिंगोरा को अब ब्लॉक कर देते हैं, निगोसिएशंस करके आप उसे खत्म कराते हैं। उसके बाद सवात ऑपरेशन से पहले आप दोबारा इन्हीं के साथ बैठते हैं और निज़ाम अदल रेगुलेशंस बनती हैं, उससे पहले उन्हें कालदम करार दे दिया जाता है। उसके बाद उन्हीं के साथ डिस्कशन होती है और उसके आपके और ब्रॉटर उसके लिए, क्योंकि आप तो उस्ताद हैं, तो आपके सामने मार्गरेट थ्रेचर इंग्लैंड आपके सामने कितनी बड़ी मिसाल है। 1960, ठीक है, लेकिन अली भाई एक मिनट, अली भाई एक मिनट, मेरे ये जो आप सूफी मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं ना आर्मी के खिलाफ, सर ये सूफी मोहम्मद के खिलाफ तो आप आके टेबल पर जी 2008 में इमरान खान साहब ने जिहाद किया हुआ था उनके हक में, और उन्होंने कहा था सूफी मोहम्मद की शरीयत बिल्कुल ठीक है, वो जल्दी जस्टिस देती है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने जो ऑपरेशन किया था और जो फौज का ऑपरेशन था उसकी इमरान खान साहब ने मुखालफत की थी। नहीं तो आप वो तो मिसाल आप चले, मैं आगे जा रहा था जनरल साहब के पास, कर रहे हैं दो अप्रोचेस को मिक्स कर रहे हैं सर, जनरल साहब की तरफ चला जाऊं। अच्छा चलो जी, मैं मान लेता हूं, मैं मिक्स कर रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट हो आपका मेरा। स्टेट नहीं सर, इस तरह नहीं कामरान भाई, सवाल अच्छा जी बताएं। प्रिंसले स्टेट 1968 सवात प्रिंसले स्टेट और उसने 1968 अच्छा आप तो बहुत ही पीछे चले गए का हिस्सा बनेंगे जी नहीं तो मैं 2008 की बात कर रहा हूं सर, मैं 2008 की बात कर रहा हूं, बगैर बैकग्राउंड में जगाए नहीं मैं बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। इमरान नहीं एक मिनट मैं आपको बता रहा था कि आपको इमरान खान साहब का बैकग्राउंड पता है कि नहीं पता? सर नहीं, मैं 2008 की बात कर रहा हूं, मैं 70 की बात नहीं कर रहा। कमरान भाई अगर आपको बुरा ना लगे तो बताएं, बुरा नहीं लग रहा मुझे, फिर गलत बयानी कैसे बताएं, कैसे साबित करें? आपको बता देता, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें उस्ताद मोहतरम। आप पीछे ना जाया करें ज्यादा, आपने 2008 पे आए ना सर, मुझे आदत है और मैं इसलिए आदत है कि मुझे जो आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको मैंने करेक्ट करना होता है। अच्छा करें जी, पीछे नहीं जाऊंगा तो आप अगर हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तो आप फ्यूचर की करेक्शंस नहीं कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
आज तो आपकी नजर उतारनी चाहिए कि अगर आपने आपका यही विजन है तो फिर तो उम्मीद है कि आवाम को 1.5 साल में रिलीफ मिल जाएगा, 3.5 साल में नहीं मिला। अगर आपका यही विजन है, गलतियों सीखना चाहिए और आप करेक्शन करते हैं, फिर आप उसको छोटे पैराए में देख रहे हैं और बहुत जगह आवाम को रिलीफ मिला है। अगर आप उसके ऊपर बहस करना नहीं, आप 2008 में आप सवाल पे आए, जजमेंटल कॉल सवाल पे आए सर, नहीं मैं जजमेंट नहीं दी, ऊपर आ गए 2008 में आया, ऊपर मैं आ जाता हूं। ये वही सवाल है जिसके ऊपर हमेशा हमने कहा कि कोई भी एक जब से हमारी पार्टी बनी है कि हर चीज का हल मुज़ाकरात है। हमने यही बात की। आज 22 साल बाद अमेरिका, पूरे नेटो फोर्सेस, पूरी दुनिया कह रही है कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे थे। यही चीज पीपल्स पार्टी ने निफाज किया था, इस्लाम की कंडीशंस को हमने मान लिया था। उसके बाद ऑपरेशन हुआ था, एपीएस हुआ, हम उसकी लेजिस्लेशन का हिस्सा बने। पर ऑपरेशन फजलुल्लाह और सूफी मोहम्मद के खिलाफ हुआ था। आप ऑपरेशन के खिलाफ थे। कर रहे हैं अली नवाज अहमद साहब, आप ऑपरेशन के खिलाफ थे। आप मेरी बात तो सुनिए ना सर, मैं यही तो कह रहा। हाँ तो फिर आप तो ऑपरेशन के खिलाफ थे ना। आप तो कह रहे सूफी मोहम्मद से एग्रीमेंट करना चाहिए। आज आप जब एग्रीमेंट, अब आज आप यही कह रहा हूं, जब एग्रीमेंट हो गया आज क्या, वो हमने नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने किया। उसमें नून लीग भी यही कह रही थी मुज़ाकरात होने चाहिए। और जब वो चीज एक चीज से आगे निकली तो उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। हमने ऑपरेशन का भी साथ दिया। आप कहें कि हमने ऑपरेशन का साथ नहीं दिया। आज हम कह रहे हैं कि अफगान डायलॉग हो रहा है, ऑपरेशन का साथ दिया। ये 22 साल पुरानी बात है खान यार। मैं ना अगले प्रोग्राम में कोशिश करता हूं, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन लें। अब इस डिबेट को अगली पे रखते हैं। मैं कोशिश करता हूं, मेरा प्रोग्राम एक और चैनल पर चला था, सुन इमरान खान साहब को मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि सवात के ऑपरेशन को आप सपोर्ट करते हैं? उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैंने उनसे अगला सवाल किया कि वहाँ अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद हो रहे हैं, आपका सपोर्ट ना करने का मतलब ये है कि आप उनको शहीद नहीं समझते? ही रिफ्यूज टू इंडोर्स दैट कि वो शहीद हो रहे हैं और वो गलत हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उनसे मुज़ाकरात ही करने चाहिए, चाहे पाकिस्तानी फौज शहीद हो रही थी या नहीं हो रही थी। अब 1 मिनट आप ठहर जाए क्योंकि सारा प्रोग्राम आपके साथ निकल गया। इस पे मैं आपको वो निकाल के लेके आऊंगा क्लिप जो क्या और मेरा इंटरव्यू था, क्योंकि हो सकता है आपने तो वो देखा ही ना हो। मैंने भी बहुत कम ही देखा, एक दफ़ा किया था उनका। मैं जनरल साहब की तरफ चला जाऊँ अगर आपकी इजाज़त हो। जनरल साहब, ये जो बात की मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, ज़रा उससे स्टार्ट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये अली नवाज अहमान साहब जो वोट लेके आए हैं, इसकी भी कोई टके की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ताकतवर हल्के चाहते थे इमरान खान साहब पावर में आ जाएं। आज ताकतवर हल्के चाहते हैं कि ये पावर से फारिग हो जाए इनकी परफॉर्मेंस देख के और जो कुछ इन्होंने किया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 11 नवंबर को जो है वो बहुत सी लॉयल्टीज़ भी चेंज होंगी और ताकतवर हल्के जो है जिसको चाहते हैं अपनी कन्वीनियंस में गद्दार भी बना देते हैं, करप्ट भी बना देते हैं, हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं। सर, योर टेक ऑन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज से तो मैं एग्री करता हूं कि डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में सिर्फ एक इलेक्शन की हद तक है, उसके बाद कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। और वजूहात भी आपके सामने हैं कि एक पार्टी अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाहती है, वो उस धंधे में लगे हुए हैं, और दूसरे साहब हैं वो अपनी बेटी को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। बाकी सारे दरबारी हैं, वो साथ उनके सारी दुनिया चल रही है। और जहां तक इनका ताल्लुक है, जो भी बैठे हुए हैं वो आपने पहले कह दिया कि वो आइडियलिस्टिक हैं, और आइडियलिज्म जो है वो इंसान को ले बैठता है। ये सर आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, मजा आ गया वैसे ये बात। आइडियलिज्म खाली जो है वो इंसान को ले बैठता है। जी, बात यह है कि आप अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं अचीव करने के लिए, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो अचीवेबल हों। और अचीवेबल होने के लिए आप टूल्स, मेरी मुख्तलिफ टूल्स देखते हैं, मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो कंडीशंस है इस वक्त वो कितनी खराब हो चुकी हैं, ठीक करने के लिए टाइम कितना चाहिए होगा, क्या 5 साल में ये चीजें हो सकेंगी। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जब मुझे स्टेटमेंट्स याद हैं कि जब इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। अब कई 90 दिन गुजर गए। फिर ये भी हमने सुना, कहा उन्होंने कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको जेलों में डालूंगा, पैसा निकलवाऊंगा, और वो अब थोड़ा वक्त रह गया है तो पैसा निकलने का तो कोई आसार नहीं है, खुद ही बाहर भेज दिया। ये उनकी खाम ख्याली थी कि उन्होंने नहीं देखा कि इस मुल्क में करप्ट माफिया जो है वो रियासत से कहीं ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ताकतवर है। उसका चैलेंज ये कहना कि मैं बैठ के हुकूमत में तो मैं 90 दिन में ये कर दूंगा, ये नहीं है। इसका सारा अहाता लिया जाना चाहिए था कि ये काम है कितना बड़ा। क्या आप जब अपनी पार्टी इलेक्शन में लेके जाते हैं तो आप कहते हैं जी मैं इलेक्टेबल्स लेके आऊंगा, तो इलेक्टेबल्स के जरिए हुकूमत मिल गई, तो इलेक्टेबल्स ही अगर करप्ट हो तो फिर आप क्या करेंगे आगे? वो तो आपको कोई पॉलिसी आगे चलने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो बहुत सारे आप देखिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूं
जब जहांगीर तरीन ने नाम है ना उनका, जी जी जो शुगर वाले हमारे जी हजरत, जी 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 शुक्र। जहांगीर तरीन साहब का जब उन्होंने जाना था बाहर, तो उन पे इल्जाम लग चुका हुआ था ये शुगर माफिया वाला। एक भी आदमी उनको एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने वाला नहीं था, और जब आए तो एक रिसीव करने वाला नहीं था। जी। जिस दिन करप्शन का इल्जाम लगा, अदालत में गए, 40 आदमी इनके निकल आए अपनी पार्टी से फूल की पत्तियां फेंकने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। आप इमेजिन करें कि किस कदर सपोर्ट है करप्ट आदमी के लिए। वो माफिया का आदमी हो, वो माल खा जाए एक दफा, कुछ और वो कर जाए, इवन तहरीक फिर इंसाफ देखें की उसके। पार्टी में भी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं यही बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ में से 40 आदमी निकल आए। हाँ सही बात है, बड़ा अच्छा जो आपने फूल की जवाब दिए पत्तियां जो मैं फेंक नहीं दे रहे सका थे। इनको। सही, बिल्कुल सही। फूल की पत्तियां फेंक रहे थे वो, जब वो अदालत में जाना था उन्होंने। तो आप कहां की बातें कर रहे हैं? ये है रियलिज्म जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। रियलिटी ये है कि आपके अपने आजाद कटे हुए, आपके दाएं बाएं जो कुछ है वो यही है। और ये इस तरह का मसला नहीं है कि आप 90 दिन में ठीक कर लें। आपकी ओरिएंटेशन दुरुस्त नहीं थी, आपको अंदाजा नहीं था कि ये कितनी ताकतवर माफिया जिसके पीछे आप लगना चाह रहे हैं। आपको ये भी पता नहीं था कि इनकी रूट्स किस कहां हैं। आज आप कह रहे हैं कि जी डिपार्टमेंट से लोग बैठे हुए हैं, आपको नहीं अंदाजा था। जिन लोगों ने 3-3 दौर 4-4 दौर हुकूमतों के देखे, आज भी 13 साल से लगातार पीपल्स पार्टी बैठी हुई है वहां पे सिंध में, तो क्या हाल है वहां? आप कर सकते हैं कुछ वहां? 18वीं तरमीम लगा आप के कह रहे उन्होंने हैं कि आपको इमरान खान बिल्कुल साहब की सारी कैलकुलेशन आइडियलिस्टिक थी, रियलिस्टिक नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर रियलिस्टिक होती And I fully तो agree कभी with भी you. इस दलदल में खड़े नजर ना आते आप। बिल्कुल। और मुल्क को भी तो लेके गए ना सर, फिर मसला ये नेचुरली है ना। जब मुल्क का तो बेड़ा गर्क होता ही होता है। जब एक लीडर मिस कैलकुलेशंस के जरिए आके बैठ के वो सोचता है कि मैं चीजें ठीक करूंगा, तो वो मुल्क को ले बैठता है ना, क्योंकि मिस कैलकुलेशन तो उसके अपनी बिल्कुल जात की ठीक थी। सर। मैं लेकिन जनरल पॉलिसी साहब तो काम तो आ गए। 101% आपसे एग्री करता हूं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेने के बाद मैं चाहूंगा कि जरूर अपना अली नवाज अवान साहब चाहें तो जवाब दे सकते हैं। लेकिन अली भाई आपको मैं बता दूं, ये जो रियलिज्म आइडियलिज्म पे आप बात कर रहे हैं ना, हिस्ट्री को, मैं आपको ना 10 घंटे इस पे आपके साथ डिबेट भी कर सकता हूं। मैं ये तो नहीं कर सकता आपको लेक्चर दे सकता हूं। आपको लेक्चर देने वाला तो माई का लाल पैदा नहीं हुआ पीटीआई वालों को, क्योंकि अगर आपको लेक्चर देना होता तो आज मुल्क के हालात वो ना होते। जनरल साहब बता रहे बेड़ा गर्क कर दिया अपने आइडियलिज्म के अंदर। इसका जरूर जवाब दीजिएगा जो उन्होंने फरमाया है, और मैं तो उनसे 100% एग्री करता हूँ। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। उस प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि बेसिकली खाली आइडियलिज्म जो है वो कुछ नहीं कर पाता। बड़े सटल वे में मैंने कहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस प्रोग्राम के अंदर इतना कन्फर्म तरीके से ये बयानिया आएगा कि जैसे जनरल साहब ने बताया कि इमरान खान साहब के आइडियलिज्म ने बेसिकली मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उनकी ओरिएंटेशन दुरुस्त नहीं थी, आइडियलिज्म ने बैठा दिया, और उनकी अपनी पार्टी में जो करप्ट माफिया मौजूद है प्राइम मिनिस्टर के आगे बेबस है। इस पर ज़रूर मैं चाहूँगा अली नवाज अवान साहब बात करें, लेकिन अभी तो अली नवाज अवान साहब मेरी 80% बात हो चुकी है प्रोग्राम में। ज़रा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से बात करूँ। मियाँ साहब, ये आपका कॉन्फिडेंस बड़ा तशवीशनाक है 11 तारीख को, कि आप ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के लोगों को भी ले लेंगे। इसका मतलब एक तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोटे ले लेंगे, आप ये कह रहे हैं आप कानून की अखलाकियात की वायलेशन करेंगे, कि आप अली नवाज अवान साहब की पार्टी के लोगों को अपने साथ मिला लेंगे। दूसरा, इसके अलावा भी आपके जहन में कुछ है जो कॉन्फिडेंस चल रहा है, कोई लॉन्ग मार्च करने का प्लान, कुछ ज़रा खुल के बताएं क्या जहन में चल रहा है अपोजिशन के? आप खुल के जो सारा प्रोग्राम आपने अली नवाज के साथ कर लिया है, अली साहब ने फिर भी खुश नहीं होना, उन्होंने कहना जी टाइम नहीं देता मैंने। चले बोले हाँ जी वो तो मैंने कर दिया है, क्या करें? लेकिन 2-3 चीज़ें मैं कामरान ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। बदकिस्मती है इस पाकिस्तानी कौम की कि अगर वो सवाल करे किसी जज साहब से, पूछ बैठे कोई बात, तो वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ जाता है। अगर किसी मौलवी साहब से बात कर लें, पूछ लें कोई ऐसी बात, तो वो कुफर का फतवा लगाने में देर नहीं लगती। और इसी तरह किसी जर्नल साहब से पूछ लें कि ये तबाही हुई है आपकी इस पॉलिसी से, तो उसको गद्दार कह दिया जाता है। ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती, पाकिस्तानी कौम की। अब जो बात आप करते हैं, मेरा सवाल जर्नल साहब का बार बार, मेरे भाई हैं, मेरे एक सेकंड यार, एक जी 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 अच्छा चलो बोल लें जी। बात यह है कि नहीं आज ऐ ना करो कि एक नू बोलन दो दूजे नू बंद करो। आप ये बताएं, मैंने उनके साथ डिबेट की, उनको बोलने तो नहीं दिया, सवाल कर रहे हैं जी जी तो बात सीधी सी है भाईजान, कि मैं अली नवाज साहब को ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जवेद हाशमी साहब ने बतौर पीटीआई के प्रेसिडेंट के भी कुछ बातें की थी।
आप कोट करते हैं ना, इमरान खान साहब ने ये कहा था, तो पीटीआई के सदर ने भी ये कहा था कि नवाज शरीफ को इस तरह हटाया जाएगा, इस तरह नाहल करवाया जाएगा। वो सारा उन्होंने नक्शा खींच के रख दिया। ठीक है सर, आज तक किसी ने जवाब तो नहीं दिया। बिल्कुल ठीक। अब मेरा इसी सवाल तरह- सर। एक सेकंड यार, एक अच्छा, सेकंड जी, अच्छा, इसी चलें जी। तरह नैब ने ये इल्जाम लगाया था नवाज शरीफ पर कि नवाज शरीफ ने इंडिया के अकाउंट में इतने अरब रुपया भिजवाया। उसकी वजाहत आज तक और कोई इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो सकी कि नवाज शरीफ ने कोई ठीक है। पैसा, कोई दमड़ी भिजवाई थी। जो मैं कह रहा था कि इल्ज़ाम लगा दिया जाता है करप्शन का, इंडियन नवाज होने का, ये मैं बहुत बातें वो कर रहा हूं। और इसी तरह मैं ये बात करता हूं कि प्रेशर ग्रुप आज नहीं, इससे पहले भी बनाए जाते रहे और आज भी उन पर काम हो रहा है, होता रहता है। मगर मैं ये कहूँगा ज़रूर कि बदकिस्मती पाकिस्तान की कब बात छोड़ेगी ये पाकिस्तानी कौम का दामन कि आप आज भी आज़ादाना तौर पर न फैसले कर सकते हैं, न कौम आज़ाद है। आप सब कुछ देख रहे हैं कि एक शख्स ने पाकिस्तान के अदारों को भी तबाह कर दिया अपनी अना में, एक शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह कर दिया, एक शख्स ने पाकिस्तान के उस होप को ख़त्म कर दिया पाकिस्तानी कौम की कि आइंदा भी शायद कुछ अच्छा ना हो सके। आज तो लोगों को यह भी उम्मीद नहीं रह गई। तो इसके बावजूद भी क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर लोगों ने जब चाहा किसी को गद्दार बना दिया, जब चाहा किसी को मियां साहब करप्ट बना थोड़ा पॉइंट दिया। आ गया हाँ, हूं ਤੁਸੀਂ मेरा जरूरी सवाल का ये जवाब है- देना या मैं आगे जावां? बस एक रिक्वेस्ट करनी सी कि टाइम दी जरा जी जी मियां दसो साहब ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ है, लॉन्ग मार्च करोगे, की करना की चाह रहे हो? देखें, दोनों ही काम करेंगे। और अच्छा। ये बात आपको बता दें, ये फैसला कुन राउंड खेलना करना अपोजिशन के ऊपर लाजम इसलिए हो गया है ओए होए। कि अब लोग बर्दाश्त हमें भी नहीं करेंगे। जिस तरह इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे, लोग झोलियां उठाकर बददवाएं दे तो रहे आप हैं। लॉन्ग मार्च करना अगर चाह रहे हैं? अपोजिशन सर ने- सवाल का जवाब दे दे, वो तो आपने अगर पहले भी फैसला बताया, दो कुन- बंदों ने। आप क्या करेंगे? हम लॉन्ग मार्च भी करने जा रहे लॉन्ग हैं, मार्च भी करने जा रहे हैं। हम एहतजाज पहले वाला लॉन्ग सूबों मार्च में भी करने जा रहे हैं। चले सर, पॉइंट आ गया। अली नवाज अवान साहब की पहले मर्जी है, जिसको चाहे रिस्पॉन्ड कर दे। जनरल साहब को करना है, मुझे करना मुझे है। भी जी जी सर, एक मिनट। दे दें। अली नवाज अवान नहीं, साहब को मैं- सिर्फ जल्दी। जी अली नवाज अवान साहब जी थैंक यू उस्ताद मोहतरम, आपने बहुत, क्योंकि अब मैं जनरल साहब को रिस्पॉन्स करूंगा क्योंकि आपने उनकी सारी बातों को इंडोर्स कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आइडियलिज्म में शायद इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाना था या नहीं पहुंचाना था, वो तो आपने अपनी जजमेंट कॉल दे दी। इस मुल्क को जितना फैंटिसिज्म ने नुकसान पहुंचाया, शायद आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। आप सिकंदर मिर्जा को उठा के देख लें, आप अयूब खान को उठा के देख लें, जनरल ज़िया-उल-हक को उठा के देख लें, परवेज मुशर्रफ को उठा के देख लें। एक उठता है कहता है जहाद फी सबीलिल्लाह कर लो, दूसरा आता है वो कहता है मैं लाइट एंड मॉडरेशन की तरफ जाना चाहता हूँ। एक उठता है पाकिस्तान को दूसरे मुल्क की जंग के अंदर घसीट देता है, दूसरा उठता है अपने मुल्क में ड्रोन अटैक्स कराना शुरू कर देता है, अपने लोगों को पकड़ पकड़ के दुनिया के हवाले कर देना है। जितना पाकिस्तान को नुकसान फैंटेसिज्म ने पहुंचाया, उतना आइडियलिज्म ने नहीं पहुंचाया। Dictatorship के आइडियलिज्म जो होता है fantasism। उसके अपने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, सुनते जाए कामरान भाई, जी, जी, जी। इसके ऊपर आप ग्राउंड बड़ा ग्राउंड खुश रियलिटी के ऊपर मेहनत करते हैं, पूरी अपनी सलाहियत नभाते हैं और अल्लाह आपकी मदद करता है, आपने अचीव करते हैं। हमने 26 साल पहले कहा हम पार्टी बनाएंगे, हमने पार्टी बना के दिखाई। टूर सर, जरा वक्त कम है अली भाई, अब जरा मैं जनरल साहब के पास चला जाऊं आपकी हमने इजाजत कहा से। कि शौकत, हमने कहा बिल्कुल। शौकत खानम बनाएंगे, ये हमने सारे बना के दिखाया, रियलिस्ट काम तीसरा थे। बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अप्रिशिएट करते हैं। जनरल साहब वो कह रहे हैं अयूब खान, सिकंदर मिर्जा, मुशर्रफ, इनके फैंटेसिज्म, पता नहीं फैंटेसिज्म या डिक्टेटरशिप क्या वो कहना चाह रहे हैं। जी जनरल साहब, आपको रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, मैं तो कभी भी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता, बावजूद इसके कि इनके दौरों से बड़े बेहतर थे, लेकिन मैंने हमेशा डिक्टेटरशिप को ये मैंने आज तक कंडेम कौम किया को है। बताया क्यों नहीं गया? अच्छा, और यार एक ये मिनट चीज उसी से मैं ठहर हमेशा जाओ, कंडेम करता हूँ। एक मिनट ठहर जो जाओ। एक सेकंड आप बात करने दो आप ना यार, बात तो कर लेने देना। यार म्यूट ना बात कीजिए किसी को करने भी। में जनरल भी साहब को, सॉरी, सबको फ्रेम में रखें। जी जनरल साहब। आप इस कदर दरमियान में बोल बोल के खराबी पैदा जनरल साहब करते हैं कि जो बस आप समझ बोले, लीजिए। आप बोले जी। अच्छा, मसला पता क्या है? सारा मसला इतना है कि जो भी इस खेल में शामिल रहे उसने कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा। सबसे बड़ी खराबी, मैंने हमेशा कहा है कि मार्शल बुरे थे और उन्होंने जो पैदा किया, नवाज शरीफ पैदा किया, जुल्फकार अली भुट्टो पैदा किया, वो बड़ा गंद था।
मैं तो माशाल्लाह को तभी बहुत रोता हूं कि वो जो दे गए, लेकिन उनको पालने वाले आप लोग हैं। आप क्यों बार बार उनके दरबारी बन के उनको सर पे बिठा के फिरते हैं? मुसीबत आप लोगों ने डाली हुई। आपको पता है कि एक आदमी अपनी बेटी को हाँ वजीर जी, आज़म बनाना चाहता है, अली नवाज दूसरा अवान- बेटे को। हाँ, अली नवाज अवान साहब, बात ये है, फैंटेसिज्म तो मैंने भी बड़ा किया था इमरान खान साहब को लेके, लेकिन ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि आप तो हमेशा सपोर्ट करेंगे। आप 3 साल की हुकूमत को और इनका जो फैंटेसिज्म जिसने पाकिस्तान तबाह कर दिया है, उनको हमें आके बातें सुनवा। हम ये तो आप आपको जनरल अपनी साहब को कह achievement रहे हैं। बता रहे हैं। जनरल हमने साहब, कहा तबाही दुनिया में में- कोविड आ जनरल गया। साहब को क्लियर, जनरल साहब को। पाकिस्तान को तबाह करने में आपने भी अपना हिस्सा ले लिया। अभी तो ठीक हो गई ना बात, अपनी तबाही का हिस्सा आपने आप ले समझ लिया। रहे 3 साल में आपने 3 साल में हम ठीक भी करके दिखाएंगे और बहुत बेहतरीन भी नहीं, लेके आए तबाह हैं। करने ये के चीज लिए- नहीं है तबाह कि करने के हमने लिए पूरी तो पूरी एक आध जनरेशन साल भी तबाह कर काफी दी है। पाकिस्तान की। तबाह पूरी करने के जनरेशन लिए को तो- कह दिया जात फी सबीलिल्लाह है। अली पूरे नवाज, मैं लोगों आपको को पकड़ के बताइए, दुनिया के हवाले साहब, कर दिया। अली नवाज पाकिस्तान साहब, को फारिग करके रख दिया पूरी दुनिया में। हमें क्या कहूं यार। तबाह करने के लिए एक आध साल ही काफी होता है। ये तो उसके 3 लिए साल 5 साल नहीं नहीं तो चाहिए। माशाल्लाह आपने फिर 37 ये साल तो क्यों 3 लिए? साल हो गए, एक ब्रेक फिर लूंगा आपने इसमें मैं। 37 ब्रेक। आज का प्रोग्राम था आइडियलिज्म की तबाही के असरात। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।